हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज के इस गांधी जयंती के समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले गांधी जयंती के सेलिब्रेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी तारीख क्या है या फिर आज हम लोग इसमें क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन का परिचय लेते हैं और नो डाउट कि गांधी जी के बारे में लगभग हम लोग 50% से अबव सब लोग जानते हैं। फिर भी छोटी छोटी बातें जो शायद आपको न पता हो और पता हो भी तो वो आपका रिवाइज हो जाए, सही कंसेप्ट आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। तो वो गांधी जी का जो जन्म है वो आप लोग को जैसा कि पता है, आपने हिंदी की किताबों में भी पढ़ा है, मैंने भी आप लोग को पढ़ाया था कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर गांव में 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में हुआ था। ओके। गांधी जी का पूरा नाम ये भी आपको पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, और लेकिन राष्ट्रपिता जो गांधी जी को कहा गया, इसके पीछे क्या मतलब एक सेंस था, ये भी आई थिंक आप लोग इससे भी वाकिफ होंगे। राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्र का पिता। तो राष्ट्र का पिता किसे बनाया जा सकता है? जिसका सबसे ज़्यादा योगदान हो राष्ट्र पर। राष्ट्र का मतलब देश। तो आप उन्हें जो उपाधि एक तरह से मिली, एक तरह से जो ओहदा दिया गया वो राष्ट्रपिता का दिया गया। और राष्ट्रपिता दैट मीन ये आपको किसी भी राष्ट्र का जो सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपिता कहलाता है। तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं, जैसा कि आपको अभी बताया गया। तो वही मैंने लिखा कि लेकिन राष्ट्रपति गांधी जी महात्मा गांधी बापू के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जनरली लोग राष्ट्रपिता बोलते हो या फिर जनरली वो किस चीज़ से फेमस है? गांधी जी, है ना। और गांधी जी को निक नेम से भी हम लोग बुलाते हैं बापू से। बापू का क्या सेंस है? नहीं बोलते हैं बाप। तो बापू का सेंस कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को बापू हम लोग कहते हैं, यानी पूरे राष्ट्र के बापू। बापू दैट मीन यानी कि फादर ऑफ नेशन। ओके। तो गांधी जी प्राथमिक और हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद यानी कि फिर कॉलेजेस ये सारा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आपने हिंदी किताब में ये भी पढ़ा था कि ये आपको फिर इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? आई थिंक लगभग 1888 में ये आपको इंग्लैंड गए थे। वहाँ क्यों गए थे? उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए, यानी एडवोकेट के लिए, और बहुत अच्छे एडवोकेट बने भी। तो कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर महात्मा गांधी को देखो, वो जो दौर था वो जो जिस वक्त 18 अगर आपको 1888 की अगर बात की जाए तो ये आपको अंग्रेज़ का दौर था। भारत में हो, अफ्रीका में हो, ये सारा अंग्रेज़ लोग का यहाँ दबदबा था। तो गांधी जी वहाँ से तो फिर पढ़ाई करके आए, फिर वो आपको जॉब वगैरह के लिए फिर अफ्रीका गए। तो अफ्रीका से ही ये जो कहानी है ये शुरू होती गई। अफ्रीका में उन्होंने क्या देखा ये भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि काले घोड़े का भेद था वहाँ, जो काले लोग को बहुत सताया जाता था। गांधी जी ने सबसे पहला वहीं जो अपना स्ट्रगल शुरू किया था। भारतीय लोग को जमा करके एक पार्क में थे। गांधी जी को वहाँ जो है मतलब मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खाने के कहने का मतलब ये है कि गांधी जी को वहाँ थोड़ा जो है वो उनको पनिशमेंट भी उस चीज़ का मिला, लेकिन वो इस चीज़ से ठहरे नहीं। फिर उन्हें पता चला कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो फिर वो भारत लौट के आते हैं। फिर भारत में देखो आपको किस तरह से देश की आज़ादी में उनका योगदान है, ये लगभग हम सारे लोग जानते हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा बहुत ओवरव्यू के रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कानून की पढ़ाई करने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे और भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किया। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, नो डाउट, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। महानता के सबसे सर्वश्रेष्ठ ओहदे पर थे। गांधी जी ने अंग्रेज़ी शासन के अत्याचारों, गुलामी, बेबसी, लाचारी, मजबूर वाले जो जीवन थे, जो किसान और यहाँ के जो नागरिक थे जो इसको सहन कर रहे थे, इस चीज़ से मुक्ति दिलाने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो वो गांधी जी हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, देश आज़ादी का कोई टॉपिक होगा तो वहाँ आपको डिटेल बताया जाएगा। तो वो गांधी जी सिर्फ एक स्वतंत्रता संग्रामी ही नहीं है। देखो, गांधी जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर थे या फिर स्वतंत्रता संग्रामी थे, ऐसा नहीं है। ये आप देखो, ये तो थे, ये तो खैर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ था, ये हमारे लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। आपको एक वक्त की मैं कहानी बताऊं कि गांधी जी जब स्टूडेंट लाइफ की मैं कहानी बताता हूँ, वो
लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा गांधी जी के मतलब स्टूडेंट लाइफ की बात, और जो उनका प्रैक्टिकल लाइफ था। प्रैक्टिकल लाइफ, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ कहने का सेंस ये किशोरावस्था, लेकिन उससे पहले मैं आंदोलन की बात जो कर रहा था उस पर थोड़ा सा और मैं प्रकाश डाल दूँ। 1915 में गांधी जी जब भारत वापस लौटे तो उसके बाद महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद कई आंदोलन किए, जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा, खास करके क्लास 8 और 10 के हिस्ट्री में दिया गया है, जिसमें 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में दांडी यात्रा, उसी तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो 1947 का, जब भारत को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ाद कराया गया। और ये सारी चीज़ देखो, गांधी जी का आज भी आप जान रहे हो कि लगभग 100 अप्रॉक्स ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ उनका फ़ोटो, बड़ा फ़ोटो और उनकी स्टैचू बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी का इतना योगदान, या फिर उनका प्रैक्टिकल लाइफ, यूएनओ ने 2007 से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की। देखो, अहिंसा दिवस, अहिंसा क्या सेंस है इसका? मतलब कि हिंसा नहीं करना, नॉन वायलेंस नहीं करना है। तो गांधी जी से क्या कोई बड़ा ये मॉडर्न टाइम में कोई हो सकता है? अब देखो, गांधी जी सबसे, मैंने आपको अफ्रीका, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया अफ्रीका की कहानी। अफ्रीका में क्या हुआ था? गांधी जी को बुरी तरह से पीटा गया, कभी लात से मारा गया, कभी गुस्सा से मारा गया, सिर्फ इसलिए कि आप विरोध करना बंद कर दो। लेकिन गांधी जी ने एक दफ़ा भी वार नहीं किया। वहाँ से ले के मरते दम तक, यानी पूरा भारत देश को फिर आज़ाद कराने का पूरा जो हिस्ट्री है, कभी भी महात्मा गांधी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक लाठी और एक कपड़ा, तन पर मात्र एक कपड़ा और एक हाथ में लाठी मार करने के लिए नहीं था, मतलब उनका एक सहारा चलने के लिए था, उसके ज़रिए उन्होंने पूरी देश को आज़ाद किया। ये कितनी बड़ी बात है। आज के वक्त में अगर आपको कहा जाए कि बेटा आपको फलाना आदमी बहुत जुल्म कर रहा है और 1-2 दिन सालों से कर रहा है, सालों नहीं 100 साल से कर रहा है, और उसको हराना है, उससे लड़ना है, उसको भगाना है, मेरा ही घर और मेरी घर पे जो कब्ज़ा किया हुआ है इतने 100 साल से या इतने सालों से, आप क्या करोगे? जनरली अपनी एक फ़ौज बनाओगे और उससे लड़ोगे, ये नहीं करोगे? समझाओगे, नहीं समझेगा तब तक पक्का फ़ौज बनाओगे। लेकिन गांधी जी समझाए, नहीं माना फिर भी समझाए, और अंततः अपने ही वो अहिंसा के रूल को ही फॉलो करते हुए भारत को पूरी तरह से आज़ादी की प्राप्ति हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है। इसी वजह से शायद आइंस्टीन ने भी इनकी तारीफ़ें की हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं इस टॉपिक को मैं पूरा कर लूँ। तो यूएनओ ने 2007 से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाना जाने की घोषणा की। विश्व के लगभग, मैं आपको ये भी मैंने बताया था कि विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ उनके स्टैचूज़ हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 100 अप्रॉक्स यानी 100 से ऊपर ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ के डाक टिकट पर महात्मा गांधी का फ़ोटो है। कितनी बड़ी बात है। डाक टिकट पर, यानी जो आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो टिकट, जब आप लेटर वगैरह जो भी पोस्ट करते हो तो उसमें जो टिकट लगता है, उस टिकट पर 100 से ऊपर ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां महात्मा गांधी का फ़ोटो है। ये अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली बात है। मतलब आप सोचो ना कि कहाँ हिंदुस्तान की बात, और 100 से ऊपर मुल्क उसको फॉलो कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। इससे गांधी जी का अस्तित्व और उनका आशन और उनके व्यक्तित्व के बारे में आसानी से अंदाज़ा मिल सकता है। हाँ, तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि गांधी जी के जो स्टूडेंट लाइफ थी वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में से मैं एक चीज़ में आपको छोटी सी कहानी में सुना रहा हूँ। तो क्या आप सुनना चाह रहे हो? ओके, मैं भी एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। तो ये पहले तो आप ये आपने पढ़ा होगा हिंदी के बुक में कि गांधी जी वो राजकोट का जो अल्फ्रेड हाई स्कूल था वहाँ से उन्होंने पढ़ाई अपनी फरागत की। तो वहाँ जो है ना इंस्पेक्शन के लिए, मतलब कि होता है ना कि जांच वगैरह के लिए या फिर भ्रमण के लिए कुछ ऑफिसर्स आते हैं, आपके यहाँ भी स्कूल में आते होंगे लोग। तो इंस्पेक्शन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी जाइलस आए हुए थे। ओके, उन्होंने विद्यार्थियों को 5 शब्द लिखने को दिया। 5 शब्द उन्होंने लिखने के लिए दिया कि देखते हैं बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, वाकई में टीचर अच्छा से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। जिसमें से एक शब्द था केटल। 5 शब्द दिया, 5 शब्द में से एक था केटल। अब गांधी जी ने सारे शब्द तो सही लिखे 4, एक केटल में उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो जो उनके जो क्लास टीचर थे उन्होंने इशारा किया करे आगे वाला सही लिख रहा है, बगल वाले से देख लो। लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल अपने टीचर की बात पे ध्यान नहीं दिया। और जब क्लास ख़त्म हो गया तो टीचर ने क्वेश्चन किया कि यार तुम पागल हो, मैं तुम्हें बता रहा था कि आप बाजू से देख लो ताकि हम चेक इन में
बच सकें और ये हो सके कि नहीं बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है और तुमने देखा नहीं, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि ऐसा मैं हरगिज़ कभी नहीं कर सकता। ऐसा करना एक दूसरे को धोखा देना प्लस चोरी करना तो है ही है। धोखा देना नहीं हुआ, जैसे मैं अगर उतना अच्छा आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं ओवरव्यू करने के लिए मैं इसमें अगर मिर्च मसाला लगा दूं या फिर मैं आपको चोरी करवा के खूब से खूब मार्क्स एग्जाम में दिलवा दूं, वो कॉपी मैं आपके पेरेंट्स के पास भेज दूं, जो कि ज़्यादातर यही होता है। और कमाल की बात है कि पेरेंट्स इसको बहुत कम समय, तो डायरेक्ट मैं ऑनलाइन ये बात कह रहा हूँ, जो आप लोग का परसेंटेज खास तौर से स्कूल से दिया जाता है, शायद इस चीज़ पे कुछ लोग को बहुत ख़राब लगे, लेकिन मैं ओपन शुरू से बोलते हैं और मैं आज ऑनलाइन में ओपन में बोल रहा हूँ। स्कूल का जो आप लोग का रिजल्ट है, सारे स्कूल का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर लगभग 99.9% जो प्राइवेट स्कूल का जो अपने यहाँ का जो सिस्टम है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो यही है कि आपको ओवर मार्किंग करके दिया जाता है। यानी अगर आप 70% के लायक हो तो आपको लगभग कम से कम 50% आपको एक्स्ट्रा मार्किंग दिया जाता है, और आपको आता है कितना 90+ मार्क्स, 99 मार्क्स, टॉप करते हैं, और पेरेंट्स भी देख के खुश रहते हैं, वाह क्या मेरे बच्चे का मार्क्स आया है, क्या अंक आया है। लेकिन पेरेंट्स इस बात पे कभी ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं समझते, या थोड़ा भी वो गवारा भी नहीं करते कि बच्चे का एक बार चेक भी कर ले कि बच्चा हमारा इस लायक है कि नहीं है। सोचो स्कूल में लाते 99%, और यही बच्चा जब किसी कंपटीशन में जाता है तो पास करना फेल होके आता है। आखिर क्या वजह है? आप अपने बचपन का सर्टिफिकेट उठा के देखिए, या अभी जो आप लोग का मिल रहा है, और यही आप उठा के देखिएगा आने वाले वक्त में जब किसी जनरल कंपटीशन या किसी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जहाँ हम 99% लाया करते थे, यहाँ 50% भी लाना मुश्किल हो रहा है। आखिर इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि कहीं ना कहीं अपने संस्थान को, अपने एजुकेशनल हब को चलाने के लिए, बेहतर प्रदर्शित करने के लिए ओवर मार्किंग किया है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कहने का मेरा मात्र मकसद ये है कि इस चीज़ को पहचानो, ऐसे में फ्यूचर आपका बर्बाद हो रहा है। आप अपने आप को पहचानो कि आप किस लायक हो। आपको भले ओवर मार्किंग करके दिया जा रहा है, लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या हम इस लायक, अगर नहीं है तो अपने आप को इस लायक बनाने का प्रयास करो। जैसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने चोरी नहीं की, और नेक्स्ट बार उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर वो चीज़ें भी जो उनको आई। तो यहाँ पे दो चीज़ें गांधी जी ने कहा कि एक दूसरे को धोखा देना, जैसे कि अगर यहाँ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ओवर मार्किंग करके कॉपी चेक करके मैं दे रहा हूँ, जो कि हालांकि मैं सख्त इसके मैं खुद खिलाफ हूँ, तो नॉट पॉसिबल कि ऐसा किया जाए। अगर मान लेते हैं फ़र्ज़ कि अगर मैं ऐसा करूँ, बिलफ़र्ज़ अगर मान लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को धोखा देना। तो क्या है कि मैंने आपको उस लायक बनाया नहीं, लेकिन आपको मैं ओवर मार्किंग करके दे रहा हूँ कि भैया इतना आपका बच्चा तेज़ है। तो गांधी जी स्टूडेंट लाइफ में जब एक किशोरा अवस्था में थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा करना तो एक दूसरे को धोखा देना है, प्लस चोरी करना तो शुद्ध रूप से चोरी करना है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं ये आपको एहसास दिलाती है कि एक बैग कोई मतलब कालिदास नहीं है कि एक और पढ़ के आप सीधा टॉप कर गए। ये कहीं ना कहीं बचपन से महान लोगों में क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे धीरे धीरे वो खिलते एक दिन एक वो बड़ा फ्लावर के रूप में उभर जाता है। तो गांधी जी बचपन से ही उनको ऐसा एक आचरण, ऐसी तमीज़ या ऐसी शिक्षा प्रदान की गई थी, जिसको कहा जाता है घर का मदरसा, यानी घर की तालीम। वो उनको इस तरह से बिल्कुल एक सींचा गया था, ताकि वो जब बड़े हुए तो एक इतना बड़े दरख्त के रूप में फले फूलें, जिसकी खुशबू, जिसकी फूल की खुशबू आज पूरे विश्व भर में पहुंच रही है और गमक रही है, महक रही है, जो आप कहें, और उसके खुशबू से सब लोग सराबोर हो रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को अभी से तैयार करो। ये मत सोचो कि जब बड़े होंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बड़े होने का अभी प्रैक्टिकल है, अभी से अपने आप को उस लायक बनाओ, ताकि वहाँ तक जाते जाते आप 100% अपने आप में श्योर हो सको। ओके, जैसा कि मैंने आपको ये भी शुरू में बताया कि इनके काबिलियत को देखते हुए फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन, जिसको मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आइडियल के रूप में मैं उन्हें मानता हूँ, तो आइंस्टीन ने क्या कहा था, ध्यान एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा। प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा कि 1000 साल बाद लगभग अप्रॉक्सीमेट आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास करेगी कि हड्डियों और मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर विचरण करता था या आया था। आज आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? आइंस्टीन ने यह कहा कि आने वाला जो वक्त है 1000 साल बाद लगभग, ये लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मांस और हड्डियों से बना हुआ, यानी कोई इंसानी रूप का एक आदमी
ऐसा धरती पर भी बसता था, रहता था। अभी सोचो, आपको अगर ये कहा जाए कि अगर आपको कोई अगर मार रहा है ना, आप उसको मुस्कुरा के जवाब दो, अगर मार रहा है तो उसको दूसरा गाल बढ़ा दो, ये सब आपको मजाक नहीं लगेगा। लोग अभी क्या कहते हैं कि रे ईगो करना भी एक अभी गुण है, अगर ईगो नहीं है तो अभी के वक्त में जी नहीं पाओगे, एक दूसरे का बर्दाश्त करोगे तो फिर लोग जीने नहीं देगा, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। एक कोई अगर जहाँ पर मारे तो अगर आपको ताकत ज़्यादा है तो आप उसको मुक्का मार के मार दीजिए, इसकी भी गारंटी नहीं तो कम से कम एक का बदला दो तो ज़रूर मारिएगा। तो ऐसे वक्त में अगर अभी का वक्त ये हाल है, सोचो कि आप अगर ये 50 साल बाद और क्या होगा। तो आने वाले वक्त में लोग समझेंगे कि यार ये तो बस ऐसी कोई रोबोट थे। इंसान मानने पे लोग जो है हैरत करेंगे कि इंसान भी कोई क्या ऐसा था जो इतने साल तक जो है प्रॉब्लम्स को झेला, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया, यानी हिंसा का कभी मार्ग को अख्तियार नहीं किया। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि मुश्किल से ही विश्वास करेगी दुनिया कि हड्डी और मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर आया था। देखो, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट लाइफ से भी उनके अंदर वो काबिलियत पाई जा रही थी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो भी काबिलियत या फिर यानी गुण या अवगुण जो भी है वो कहीं ना कहीं बचपन से झलक रही है। यही चीज़ें आगे चल के एक बड़े रूप में विस्फोट होती है। तो आप अपने आप को अभी से निर्मित करें। इसके लिए दो मैं लाइन आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं गांधी जी के ही कथन है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही करता है। यानी आपकी जो सोच है ये आपको महान बनाती है। अगर आप आज से ही सोच लोगे कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, कोई फिल्म देख के नहीं कि फिल्म में क्या भुशुम भुशुम किया तो हम भी उस तरह से करेंगे। आप उसके आईएएस ऑफिसर के प्रैक्टिकल लाइफ को परख के अगर आप उस चीज़ को वाकई में आपके अंदर एक जुनून आता है तो आप उसको हर हाल में कर लोगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो अंदर से आपके अंदर वो एक आग लगनी चाहिए, कुछ वैसा करने का कुछ जज्बा पैदा होनी चाहिए। मूवीज़ की तरह नहीं, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। वो आपके अंदर एक अंदर से एक इंस्पिरेशंस ऐसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपको वो ज़बरदस्ती धक्का दे। आप अगर सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर वक्त वो माइंड में आपके रहे कि हमें ये करना है, तब जाके वो आपका आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। जैसे गांधी जी ने जिस वक्त में सोचा होगा कि बिना लाठी, बिना तलवार के, बिना मार पीट के हम देश को आज़ादी कराएंगे, तो लोग उनको पागल ही बोले होंगे, ऐसा समझ जाइए आप। और ऐसा ही हुआ था उनके साथ, लोग उनको पागल ही ना बोले होंगे कि बाप रे इतनी भारी सल्तनत, अंग्रेज़, सारा आधुनिक हथियार उसके बाद, उससे ये कह रहे हैं कि एक धोती पहन के हम लड़ लेंगे। सोचो कि लोग क्या क्या उनको तंज किए होंगे। लेकिन ये आज हम आपके सामने में है ये पूरी कहानी कि किस तरह से देश को आज़ादी मिली। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी के बेसिस पे आज़ादी मिल गई। बहुत सारे हमारे जैसे आपको सुभाष चंद्र बोस थे, दिस दैट, ये सारे गर्म दल के नेता, सब लोगों का योगदान है। लेकिन मुख्य रूप से गांधी जी को ही प्राथमिकता दिया जाता है और दिया जा सकता है। और अफसोस की बात है कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद, जो मैंने आपको बताया कि 100 अप्रॉक्स कंट्रीज़ जो है फॉलो कर रही है गांधी जी को, और जहाँ के वो निवासी हैं वहीं लगभग बड़ी संख्या ऐसी है जहां गांधी जी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि फॉलो उनको गाली दिया जाता है। 2 अक्टूबर आज ही के दिन बज़ाब्ते उनको उनका पुतला बना के शूट किया जाता है। ये भारत देश की कहानी है और करने वाले लोग कोई आम आदमी नहीं है, वो संवैधानिक पद पर मौजूद हैं। खुल के अगर कह दिया जाए तो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, और यही लोग गांधी जी के हत्यारे भी हैं। ये जांच में साबित हो चुका है। आप जानते हो ना गांधी जी को किसने शूट किया है? नाथूराम गोडसे ने। वेल डन सुबोध कुमार। तो नाथूराम गोडसे ने किया। तो नाथूराम गोडसे था कौन? थे बोलने में तो मन नहीं कर रहा। बहरहाल एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो नाथूराम गोडसे ने, ये थे कौन ये जनाब? इनका सीधा सीधा संबंध था आरएसएस से। और आरएसएस के जो दाता करता धरता हैं, जिनको आज लोग सर आंखों पर लिए हुए हैं, उनका भी इसमें बड़ा रोल प्ले है। उनको भी बजाते इस चीज़ के लिए जो है जांच उन पर भी की गई और दोषी पाए गए। वो अलग बात है कि यहाँ बहुसंख्यक की वजह से उनको टारगेट से फिर हटा दिया गया,
वो तो खैर होता रहता है। अभी आप देख लीजिए, दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और अभी अभी जो केस, जो अदालत खुद उस पर मुकदमा चला रही थी मतलब शहीद करने का, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, अभी बस हाल फिलहाल की बात है, आजकल की बात है, कि उन सारे लोगों को बेकसूर साबित करके बरी कर दिया गया। गुजरात दंगे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आज संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो आज हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो उस वक्त में गुजरात के थे। आपको लगता है कि पुलिस और मीडिया और पुलिस और नेता अगर ये चाह लेना तो पत्ता भी हिलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको लगता है कि चलिए, नाम लेना मेरी आदत है, खुल के ही कभी हम बोलते हैं, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं। गुजरात दंगा जब हुआ था तो नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो अगर मुख्यमंत्री चाह ले तो इतना बड़ा दंगा हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। हज़ारों हज़ार लाखों लोग की जान चली जाएगी एक सिर्फ राज्य में, हो ही नहीं सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम खुद इस चीज़ की गहन मेरी स्टडी है। पुलिस यानी प्रशासनिक सेवा और पॉलिटिशियंस, ये दोनों अगर चाह लें तो पल भर में किसी भी दंगा को रोका जा सकता है। अगर नहीं रुका, इसका सबसे बड़ा दोषी कोई है तो उस वक्त का खुद का मुख्यमंत्री वहाँ का, और प्रशासनिक सेवा भी है। प्रशासनिक सेवा को ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का मेन अगर कोई लीडर होता है तो नेता ही होता है। जैसा ऑर्डर मिलता है उसको, वो तो कठपुतली बन गया अभी के वक्त में, और वो अभी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हम दूसरी तरफ चले गए, सो सॉरी। मामला ये है कि कहीं ना कहीं दर्द है हर किसी के दिल में, हम जैसे लोग जितने हैं, कि गांधी जी के हत्यारे कोई और नहीं, ये भारत के ही निवासी और भारत के बड़े पॉलिटिशियंस संघ के एक बड़े सदस्य में से एक वो थे, और जिसको हम लोग आज सर आंखों पर लिए हुए हैं, बल्कि भारत पे पूरी तरह से अभी दबदबा उनका ही है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ और नहीं हो सकती। बहरहाल ये टॉपिक हमारा नहीं है। खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन से बचा जाए, या फिर भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश की जाए जहां हर कोई आपस में भाई भाई की तरह रह रहा हो, सिर्फ एक इंडियन, एक भारतीय के रूप में देखा जाए, कोई जाति पात का मामला ना हो, हर किसी को अपने अपनी आज़ादी हो, कोई भी अपने रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो कर सकता हो, एक नेशन की भावना हो, तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। सबसे पहले अपने, देखो गांधी जी कितने, आप जैसा फोटो देखते हैं वो गांधी जी वैसे नहीं थे शुरू से, एकदम मस्त सूट बूट पहनते थे, मतलब कोट वूट मस्त एकदम क्या दिखते थे गांधी जी भी। तो कुछ इस प्रकार का, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो गांधी जी अब आखिर वो अच्छा, गांधी जी में एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखो गांधी जी एक बार सभा में थे, बस वो ऐसे ही गए थे कि लोगों से बात करने के लिए। तो उसमें एक महिला थी जो ना, जो हर बार जो एक ही कपड़ा पहन के बार आती थी। कपड़ा बड़ा महिला मतलब था, गंदा टाइप का था। मैंने आपको एक बार ये शायद बताया भी था। तो गांधी जी ने एक बार उनको टोक दिया कि आप इतने गंदे बंदे क्यों रहते हैं। तो गांधी जी को उन्होंने जवाब दिया कि हे बापू, मेरे पास मात्र एक ही कपड़ा है तन ढकने के लिए, अगर मैं ये कपड़ा उतारूंगी तो फिर मैं दूसरा पहनूंगी मैं क्या। गांधी जी को ये बात इतना ज़्यादा शॉक्ड किया माइंड पर। उसके बाद कहा जाता है कि गांधी जी ने पूरी तरह से कपड़ा को छोड़ा। कपड़ा छोड़ने का मतलब कि जो सूट बूट था उनको छोड़ा, और सिर्फ एक, आप जानते हैं गांधी जी वो ऊपर नीचे अलग अलग नहीं था हम आपकी तरह, सिर्फ एक कपड़ा जो कि यहाँ मतलब कमर में लिपटा रहता था, और वही उसका एक आंचल, आंचल तो इसलिए बोल रहा है कि आप समझ जाएँ, यानी एक टुकड़ा जो उनके बॉडी पर ऐसे ऊपर में आता था, जिसको अंग्रेज़ ने देखने के बाद कहा था क्या? अधनंगा फ़कीर, अंग्रेज़ ने उन्होंने कहा था। क्योंकि अंग्रेज़ ने आधा ही कपड़ा था ना भाई, वो उनका कहना था जितना बदन ढकने का उतना ढक रहे हैं ना। सही बात है, जितना ढकना उतना ढक रहे हैं, बाकी सूट बूट पहनने का, फैशन करने का कोई मतलब। इस कहानी के बाद उनके लाइफ में कहा जाता है कि इस तरह का चेंजेस आया। तो गांधी जी का ये कथन जो है ना कहीं पूरी तरह से वाकई में सही साबित होता है कि अगर जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो आप खुद अपने आप में बदलाव लाओ। ये हमारे आपकी तरह जो पॉलिटिशियंस हैं
जो बोलते ज़्यादा हैं और करते एक पैसा भी नहीं है, जो बल्कि चवन्नी भी नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकते। आइडियल वो हो सकते हैं जो बोल रहे हैं वो खुद उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में करके दिखाया हो। इसलिए गांधी जी का ओहदा ये सर्वश्रेष्ठ है। गांधी जी को बुरा भला बोलना, आप सोचो ना, मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, वो बेटा जो अपने बाप की ही बुराई कर रहा हो और वो बाप जो कि पूरे दुनिया उसको सर्वश्रेष्ठ बोल रही हो और उसका बेटा जो है उसको बुराई कर रहा हो, बल्कि बुराई नहीं, उसको गलत उस पर कहानियाँ बना रहा हो, वो बेटा नालायक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। बोलो, डर किस बात के लिए रहे हो? बोल हम रहे, क्या डर रहे हैं आप लोग? वो भी डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो गांधी जी पूरे देश के बाबूजी हैं या नहीं है? अब उसी देश के कुछ लोग अगर उनको बुरा भला बोले तो वो लोग नालायक कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? उससे भी कोई ख़राब वर्ड हो तो बोलने का मन कर रहा है, लेकिन आई एम अ टीचर एंड वेल प्रैक्टिकल स्टूडेंट, इसीलिए कोई रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं है। ऐसे भी जब गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको अंदर में नहीं लानी है। लेकिन गलत को गलत समझना, ये भी गांधी जी की शिक्षा है। गलत को गलत समझो और सही को सही समझो, सही को फॉलो करो, गलत को छोड़ो, और गलत को हमेशा बोलो भी। ये भी एक बड़ी चीज़ है जो आपका संवैधानिक अधिकार भी है। कौन सा अधिकार है आपसे पढ़ाया गया था? मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार। चलिए, बहरहाल लास्ट वाक्य कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये भी गांधी जी के ही कथन है कि अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने जैसा है, जैसे कि झाड़ू जब फर्श पे लग जाता है तो फर्श बिल्कुल एक चमकीला सतह बन जाता है। यानी अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप उस चीज़ को दोबारा नहीं करोगे। हमारे पॉलिटिशियंस की तरह मत करना कि माइक पर कुछ है और साइड में कुछ है। उसी तरह से अगर गांधी जी को शूट किए हैं तो इसको आराम से स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप को दुनिया का सबसे घटिया आदमी स्वीकार करने में कोई गलत नहीं है। स्वीकार कीजिएगा तभी अच्छे बनिएगा। हर हत्यारा भी अपने आप को स्वीकार कीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इन लोगों को हमारी सत्ता हाथ में इन लोगों को दे दी है, जो लोग खुद राष्ट्रपिता का जो हत्यारा उसी के हाथ में राष्ट्र को दे दी। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? बहरहाल गांधी जी के शिक्षा को फॉलो करते हुए एक विनम्र स्वभाव से जो मैंने शायद इस भाषण में बोला, इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो गई होंगी, कि मैं भी अभी एक छोटी सी उम्र की अवस्था में हूँ, तो हो सकता है कि भावनाओं में मैं कुछ बह गया हो, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जिन लोगों को शायद सही नहीं लगा हो। और जिन लोगों को सही लगा हो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी इनमें सही बातें थी उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करें। और इसी के साथ गांधी जी को हम लोग याद करने के साथ साथ भरपूर श्रद्धांजलि और उन्हें याद करते हैं। क्या बोल रहे हैं? गांधी जी। हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। महात्मा गांधी की इनकलाब।